तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लगातार बैठकों के बीच लोगों को कई तरह की आशंका हो गई है। इसका सीधा असर बाजार, मॉल, सिनेमा, शादी हॉल से लेकर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ रहा है। व्यापारी इस बात से चिंतित है कि कुछ दिन पहले ही सब कुछ खोलने के निर्देश दिए गए थे, स्थितियां भी सामान्य होने लगी थी, लेकिन अचानक सब कुछ बंद कर देंगे तो क्या होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में 27 दिन बाद कोरोना मरीजों की संख्या 45 के पार पहुंच गई है। रविवार को राजधानी भोपाल में फिर 6 पॉजिटिव केस मिले। 39 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। पिछले 27 दिन में कोरोना मरीजों का अभी तक सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 1 नवंबर को कोरोना के 45 एक्टिव मरीज मिले थे। बीते एक हफ्ते में नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत धीमी है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना और इसके नए वेरिएंट को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश अभी कोरोना की तबाही के बाद ठीक से उभर भी नहीं पाया था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्यों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए रविवार को आवश्यक बैठक की। अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कोरोना मामलों पर और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से मध्य प्रदेश आए हैं, उनको चेक करना और यदि कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, तो वैसा करें। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की संख्या भी बढ़ाएं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार है। पूरी व्यवस्थाओं को भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग के, चाहे बेड की व्यवस्था की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट की भी हम बात करें और टेस्ट की बात करें और वैक्सीनेशन की बात करें, सब कर रहे हैं। कलेक्टर्स, एसपी के साथ कोरोना के संबंध में बीसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना को लेकर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से 1 दिसंबर को चर्चा। तीसरी लहर आए तो उससे पूरी क्षमता से लड़ने की तैयारी। समाज से सहयोग करने की अपील। कोरोना का नया वेरिएंट भले ही अभी देश में नहीं आया है, लेकिन विदेशों में ये वेरिएंट की दस्तक ने सरकारों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस वेरिएंट से बचाव के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा विकास मुंद्रा जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत साथ है। कांग्रेस का अब्बास हफीज जी हैं, आपका भी साथ है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी। राकेश जी, जैसा कि हमने डॉक्टर गुप्ता जी से सवाल किया था कि जो वैक्सीन है इसमें कौन सी ज्यादा इफेक्टेड है, पहले सबके प्रतिशत बताए जाते थे, कौन कितना है, स्पुतनिक कितना है, कोविशील्ड कितने हैं, कोवैक्सीन कितनी है, ये कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है क्या कि कौन ज्यादा इफेक्टेड है, कौन कम है? अभी प्रीवियसली जो हमने स्टडीज की थी वो 2 तरह की वैक्सीन हमारे पास थी। एक थी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में, एक थी आरएनए के अगेंस्ट में। अभी जो नया वेरिएंट आया है इसमें म्यूटेशन है, कम से कम 50 म्यूटेशन है। तो नया स्पाइक प्रोटीन म्यूटेटेड जो है इसके अगेंस्ट में स्टडीज अभी नहीं है हमारे पास। स्टिल वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि कुछ समय बाद हमारे पास है। लेकिन हाँ, अगर स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है तो भी स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड कुछ इम्यूनिटी तो दोनों ही वैक्सीन दे रही है हमें। आरएनए भी अगर म्यूटेटेड भी है तो भी थोड़ा इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है, बट हाँ वैक्सीन हमें समहाउ इम्यून तो कर रही हैं। इम्यून मींस मॉर्टेलिटी कम कर रही है। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली कौन सी वैक्सीन की कितनी इफेक्टिविटी है अगेंस्ट जो नया आया है, तो अभी तो ऐसी कोई स्टडीज आई नहीं है इस म्यूटेटेड वायरस के अगेंस्ट में। जी अच्छा, ये कितने दिन तक इफेक्टेड, ये भी क्या आ गया? जैसे पहले कहा था कि 8 महीने तक, फिर 10 महीने तक, साल भर, 6 महीने, ये कितने दिन तक ये प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाती रहेगी? और रहा सवाल दूसरा, जो टाइम लाइन बताया गया था, जैसे शुरू में कोविशील्ड के लिए कहा गया था कि 42 दिन में लगवा लेना है, बाद में उसको 88 दिन कर दिया गया। कोवैक्सीन के लिए तो जिन लोगों ने 42 दिन में ही लगवा लिया, क्या उनके लिए कम इफेक्टेड है? 88 दिन वालों के लिए ज्यादा इफेक्टेड है?
कोरोना में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई स्टडीज आ रही हैं, तो नए रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कई स्टडीज कहती हैं कि ये जो वैक्सीन लगाई गई हैं इनकी इम्यूनिटी 9 महीने से ज़्यादा नहीं है, कुछ कहती हैं कि 10 महीने है, और कुछ कहते हैं कि भाई अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उनके बीच का स्पैन बढ़ा दो जी। तो ये सारी स्टडीज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल तो ये है कि अभी जो नया वेरिएंट आया है इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई स्टडी नहीं है, हमें करनी है, विद टाइम पता चलेगा जी। इसके लक्षण किस तरह के होंगे, कुछ आई है क्या? ये जो नया वेरिएंट है जैसा कि हम सब जानते हैं म्यूटेशन हो रहा है स्पाइक प्रोटीन में, तो पहले जो स्पाइक प्रोटीन थे उससे और इसमें अंतर आया है कि इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, गले में खराश हल्की सी और बॉडी एक, थकावट रहना, ऐसा लगना कि सुस्त हो रहा है, हाथ पैर में दर्द रहना, जकड़ रहना। अब यहाँ पर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि पेशेंट को कम सिम्टम्स हैं तो पेशेंट का इग्नोरेंस भी बढ़ जाएगा, पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ टर्न नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की तरफ दिखाने नहीं जाएंगे। ये रिस्की है इस पॉइंट पर कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो उनको सीवियर सिम्टम्स का वेट नहीं करना है, उनको चिकित्सक को दिखाना है। यहाँ पर ये एक छोटा सा नेगेटिविटी है। अदरवाइज ये जो नया वेरिएंट आया है इसकी सीवियरिटी कम है, सिम्टम्स भी कम है, मोर्टिलिटी भी कम है, ऑल्दो मॉर्बिडिटी ज्यादा है, मतलब बीमार तो पड़ेंगे ज्यादा पर मौतें कम होंगी जी। एक और सवाल है, फिर मैं पक्ष विपक्ष की बात करूंगा। एक सवाल ये है कि जैसे पिछली बार जो एक किट बना दी गई थी मेडिसिन की कि कौन कब खाना है, फेविफ्लू से लेके बहुत सारी और दवाई थी, इसमें भी क्या वही मेडिसिन इफेक्टेड होंगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर के बाकी चीजें? अभी इस पे स्पष्ट कोई रिसर्चेस तो नहीं है कि वो कितनी इफेक्टिव होंगी। आई डोंट थिंक, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी रिसर्च तो ही पता चलेगा। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि एक ब्रॉड इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से मिल रही है, उस ब्रॉड इम्यूनिटी या ब्रॉड कवरेज के अंदर में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज इससे ज्यादा तो अभी कुछ नहीं है। सर विकास जी, कितनी तैयार है सरकार? देखिए दूसरी बार बोले थे बहुत तैयार है, लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, सभी लोग, आप लोग भी, सब लोग उससे चिंतित थे, बड़ा मुश्किल लगा, मौतों का आंकड़ा थमा, फिर ये हुआ कि अब चला गया कोरोना, लेकिन उम्मीद थी कि चला ही जाएगा, लेकिन फिर से वो दस्तक दे रहा है ओमिक्रॉन के रूप में। कितनी तैयार है सरकार? इस बार तो ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी तो नहीं पड़ेगी? देखिए रेमडेसिविर की क्या स्थिति हमने पहले समझी थी, जो मतलब मेडिकल फील्ड वालों ने समझाई थी, बाद में क्या उसका पालन हुआ और क्या उसका अंतोतः हुआ, ये सब अलग चीजें हैं, तकनीकी बातें हैं। मेडिकल साइंस जैसा गाइड करेगा, सरकार उस ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अग्रसर होगी। ये मैं कह सकता हूं कि जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स बने हैं वो WHO ने बनाए हों, हमारी नेशनल एजेंसीज ने बनाए हों, उनको सरकार तत्परता से फॉलो करने के लिए तब भी तत्पर रही है और अब भी तत्पर रहेगी। और सरकार की, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना अभी, कि जितना नॉलेज है उस मुताबिक हम पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। सतर्कता, सावधानी बरतने का सरकार काम कर रही है और लोगों से भी सामाजिक स्तर पे निवेदन करती है कि इस सतर्कता, सावधानी का हम पालन करें, तभी हम इस कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। अब देखा होगा जैसा आपने पिछली बार तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं दिख पाई थी, ये बात अलग है कि पूरे देश में एक जैसे ना देखिए ऐसा है, जो आपने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन का उत्पादन हमारे लिए कभी भी बहुत संकटपूर्ण स्थिति का नहीं रहा, लेकिन हाँ उसका लॉजिस्टिक, मतलब कहीं पे उत्पादन की जगह पे तो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन जहां उसका कंजम्पशन होना था अस्पतालों में एक 10-15 दिनों में जो उसकी हाई रिक्वायरमेंट बनी थी, वो पहुंचाने में हमें उस वक्त दिक्कत हुई थी, लेकिन उसको भी हमने 10-15 दिन में पार करा था। अब इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अस्पताल के स्तर पे पड़ेगी कि हर ऑक्सीजन बेड 24 घंटे चलाना पड़ेगा, ये ना मेडिकल एक्सपर्ट्स का कोई इसमें अंदेशा था, ना आशंका थी। तो सरकार उस मामले में तो देखिए जो कर सकती थी उस वक्त सब हमने किया है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले मर्तबा जो इलाज के दस्तूर हमने अपनाए हैं, यकीनन उनकी तो हमारी अपनी तैयारी है ही है। आपने देखा होगा परसों विकास जी एक मिनट रोकेंगे, हमारे साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जुड़ गए हैं, पूर्वास को उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सप्ताह के संग्राम में।
धन्यवाद। तब आगे जवाब में माफ करिएगा। रघुराम जी, कितनी तैयार है सरकार? जिस तरह से कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन तीसरा वेरिएंट दस्तक देने वाला है या दे चुका है, सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, चाहे हम ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, चाहे इसी में बेड हम बढ़ाने की बात करें, ऑक्सीजन की लाइनें बिछाने की बात करें। दूसरा, हम लोग जो वैक्सीनेशन पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो लोग बच गए हैं, सेकेंड डोज नहीं लग पाया, उनका सेकेंड डोज भी लग जाए। टेस्टिंग भी हम लोग लगातार करा रहे हैं, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। और अभी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अभी तो हम सुरक्षित है, लेकिन फिर भी पूरा सावधानियां हम सबको बरतना है। और लगातार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ही मीटिंग ली थी और उसमें सभी जो हमारे स्कूल थे, स्कूलों को भी जो 100% की बजाय अब 50% कैपेसिटी पे खुलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और बच्चे के जो अभिभावक हैं उनकी सहमति से ही वो स्कूल जाएंगे। फिर भी हमें सावधानी पूरी बरतना है, मास्क लगा कर रखना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। जी, ये दवाइयों का स्टॉक वगैरह क्या पहले से कर रहे हैं? बेड और एक्स्ट्रा हो जाए इसकी भी क्या व्यवस्था? नहीं, दवाइयों की व्यवस्था जैसा रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी व्यवस्था हमारे पास अभी है, कोई दिक्कत नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने स्वराज एक्सप्रेस को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विकास जी, अपनी बात पूरी करें, फिर आप बात से शुरुआत करते हैं। मेडिकल प्रोटोकॉल जैसा एडवाइस किया जा रहा है, सरकार उस ढंग से तैयार है। इसके अलावा भी प्रभुराम चौधरी जी ने स्कूली शिक्षा के बारे में बताया, शादियों के मामले में, सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में सरकार फिर सतर्क हो गई है। जैसे रोका टोकी अभियान फिर चालू कर रहे हैं ताकि लोग मास्क लगाएं, बड़ी गैदरिंग्स ना हो सके, इसका भी सरकार ध्यान रखने वाली है। और कल 1 दिसंबर को सीएम साहब खुद क्राइसिस मैनेजमेंट जो जिला स्तर की कमेटियां हैं उसके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ताकि हर जिले की अलग अलग कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसका निदान होगा उसकी हम संरचना बना सके, कहीं पब्लिक को परेशानी भी ना हो। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे पहले भी कम परेशानी रही है तो उसका इंतजाम वहां पे उस ढंग से किया जाएगा, लेकिन फोकस है कि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। उपलब्ध संसाधनों में की कमी नहीं है, जितना ज्ञान प्राप्त है साहब, जितना मेडिकल ज्ञान प्राप्त है उतना सब इंतजाम सरकार कर रही है। अब्बास जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सरकार अपनी गलतियों से कितना सीख रही है, जनता देख रही है। पहली लहर आई, किसी को कोई तैयारी नहीं थी पर तजुर्बा देकर गई। दूसरी लहर के आने तक तैयारियां पर्याप्त नहीं की गई। बेगौरी, लापरवाही, चुनाव प्राथमिकता, राजनीति प्राथमिकता, वो सारी चीजें सरकार में होने वाली सरकार जो पार्टी है उसकी थी। उसके बाद दूसरी लहर में तबाही तबाही हर तरफ हो गई। सरकार की प्राथमिकता तबाही को रोकना नहीं बल्कि आंकड़ों को छिपाना बन गया। जब जख्म को छिपा लिया जाएगा तो नासूर बनता है, ना कि उसका इलाज हो पाता है। ठीक है साहब, दूसरी लहर भी चले गई। दूसरी लहर के समय हमने बहुत सी घोषणाएं सुनी थी त्रिपाठी जी, आपने भी दिखाई थी, आपने भी सुनी थी, दर्शकों ने भी सुनी थी। बीना रिफाइनरी के पास जो 1000 बेड का अस्पताल बनना था, वो सारी चीजें थी। अभी 2 महीने पहले मैं देख रहा था, उसका एस्टिमेट दिया जा रहा था, उसका बजट निकाला जा रहा था। तो वो कब बनेगा मुझे नहीं पता, बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से बहुत सी घोषणाएं थी। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के जो फोरकास्टिंग थी उसके बावजूद भी तैयारियां नहीं दिखी। तैयारियां न जाने क्यों नहीं दिखी, प्राथमिकता क्या बन गई? तैयारी आने वाली लहर से लड़ने के लिए पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त अस्पताल, जगह जगह पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एक अरेंजमेंट ऐसा करना। आज कितने ग्रामीण अंचल के लोग देख रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके गांव देहात के अंदर अगर कोई परेशानी आती है तो उनको पास के बड़े शहर की तरफ भागना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखने के बाद तीसरी लहर का पहले से फोरकास्टिंग होने के बावजूद भी तैयारियां करने का इतना लंबा मौका मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीना रिफाइनरी वाले अस्पताल के बारे में 1 महीने पहले पढ़ रहा था कि 6 महीने के अंदर बनके तैयार होगा। अब वो कितनी जल्दी होगा, क्या होगा, ऐसे बहुत सी जगह जगह पे हैं। अगर बन गया तो बता देंगे माननीय प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, लेकिन तैयारियों में जो कमी है वो जानलेवा होगी आने वाले समय में। सरकार अभी भी
मध्य प्रदेश की हो या भारत सरकार हो, बहुत सारी चीजें इंतजार की जा रही हैं। इंतजार जब किया जाता है तो वो बर्बादी की तरफ लेके जाया जाता है। एक रोड मैप दीजिए, एक ब्लूप्रिंट लेकर आइए, जिससे कि आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो आप खोल चुके हैं और खोल रहे हैं उनको रोकना पड़े तो उसके हिसाब से काम कीजिए, ताकि आने वाले समय में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। 2 बार ऐसी बेव आई हैं और 2 बार हमने हमारे परिजनों को, अपनों को, सब घर के लोगों को खोया है लोगों ने, तो तीसरी बार भी अगर ये होता है तो ये बहुत दुखद होगा। जी विकास जी। देखिए, अस्पतालों की जहां तक बात है, बेडों की संख्या में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन प्लांट 201 स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बिना रिफाइनरी के पास की बात वहां भी इंतजाम हो गए, वहां तो तभी हाँ बिल्कुल बन गया। अरे साहब तभी हो जाता, लेकिन वहां पे आप बताइए ना, कोई इनपेशेंट भेज दें। 13 अक्टूबर 2021 को ये मध्य प्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग निकालता है कि साहब ये हमारा पूरा का पूरा बजट है 4 करोड़ 21 लाख रुपए का, जिसकी लागत से पहुंच मार्ग बनेगा। उसके अलावा 1 करोड़ 20 लाख से पीडब्ल्यूडी काम करेगा, 24 लाख रुपए से पीडब्ल्यूडी फेंसिंग का काम करेगा। ये सारी की सारी चीजें अगर ये अभी 2 महीने पहले बताई गई हैं तो फिर कब करेगा? आप कह रहा हो बन के तैयार हो गए। मैं आपको बता, ये लीपापोती ही भारी पड़ती है। सुन लीजिए, कोई लीपापोती नहीं। कांग्रेस भवन में आने जाने की रोड, कांग्रेस की बिल्डिंग चालू हो गई थी, उसके बाद में डामरीकरण हुआ, सामने की सड़क का बहुत बाद में हुआ। तो आइए अब मैं देता हूँ आगे की देता हूँ। इससे पहले फजीलत हो, 2 करोड़ रुपए से मेडिकल इक्विपमेंट आएंगे, इसका काम करेगा चिकित्सा शिक्षा विभाग। मतलब उसके अलावा पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा बिजली विभाग। काम हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, वो बिजली नहीं है, वो बन जाएगी। अस्पताल के अंदर इक्विपमेंट नहीं है, वो लग जाएंगे। क्या 2 करोड़ में आप सोचते हैं 1000 बिस्तर का अस्पताल का 2 करोड़? ये आपकी सरकार बताए ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए तो आप मादा तो रखिए सुनने का। मैंने तो एक उदाहरण बताइए। कांग्रेस की बिल्डिंग का, पीसीसी की भोपाल स्थित बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया था, कई सालों बाद सामने का डामरीकरण हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता कि चीजें सुविधामय ढंग से चालू नहीं हो गई हैं। ठीक है, बाकी के काम वगैरह की बात चल रही है, 2 करोड़ का एडिशन होना है तो वो भी होगा। देखिए आखिरी में लिखा हुआ है, अस्थायी अस्पताल के संचालन हेतु इदारा का अंतिम चयन होने में समय लग सकता है। मैं आपसे क्या आगे कुछ बचाए क्या बोलने के लिए? समय लग सकता है। अब तो मत छिपाइए, अब तो मत छिपाइए। ये आपकी हकीकत है, ये आपकी तैयारियों की पोल खोलते हैं आदेश। मेहरबानी करके जनता की जान को बचाने के लिए तैयारी कीजिए। आपकी सरकार बनेगी, जाएगी, सब होगा। सत्ता में आएंगे, जाएंगे, जनता की जान दोबारा नहीं आएगी, भाजपा को जनता माफ नहीं करेगी। एक बात बताइए आप, बीना में हम क्यों ले गए अस्पताल? 1000 बेडेड का अस्पताल क्यों बनाने की सोचना पड़ी? तब हमारे पास में बीना में उत्पादन होने वाली ऑक्सीजन का दूसरी जगह ट्रांसफर करने की दिक्कत हो रही थी। इमरजेंसी मतलब नहीं बनेगा, सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, मादा रखिए ना। तो आप अगर भ्रमित करोगे नहीं, कोई भ्रमित नहीं करेंगे, कोई भ्रमित नहीं करेंगे, कोई भ्रमित नहीं करेंगे, कोई आप एक्सपोज नहीं करते, आप कहीं कोई एक्सपोजर नहीं कर रहे, केवल आप भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो जनता समझ। अरे भाई 178 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए, बीना तो चालू हो ही गया, 178 ऑक्सीजन प्लांट अन्य अस्पतालों में भी चालू हो गए। अरे बीना तक 1000 पेशेंट पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमने तो वो काम भी घोषणा करके कर दिया, घोषणा करके वो भी बना दिया, वो भी बना दिया, ये भी बना दिया। कागज बोल रहे हैं। अरे बीना में अगर हमने 1000 का और 1000 का अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो उसका लगातार हम उन्नयन करते जाएंगे। विकास जी क्या सुनने का मानता है नहीं, आपको मालूम है आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, जागर हो रहा कीजिए, जूम करके इसको आदेश को ले लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की। एक बात बताइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बार बार आपको उदाहरण देके कह रहा हूँ कि क्या चीजों का उन्नयन नहीं होना है? क्या स्थिर कर दे उसे जो काम 6 महीने पहले हुआ था? नहीं, उन्नयन का काम नहीं करेगा। ये उप सचिव के लिखते हैं, अस्थायी अस्पताल के संचालन तो निवेदकार का अंतिम चयन होने में समय लग सकता है। इसके बाद किस चीज का चयन होने में? निविदाकार का अंतिम चयन होने में समय लग सकता है। रनिंग अस्पताल में निविदाएं नहीं होती रहेंगी अब।
अगर और एक बार उसके साथ स्थापित हो गया अस्पताल, उसके तो हम काम करना साथ बंद बिजली कर दें। विभाग अभी 2.25 करोड़ के अंदर यहाँ बिजली का काम करेगा और साथ में चिकित्सा शिक्षा विभाग अभी इक्विपमेंट और लैब और फर्नीचर लेकर आएगा। आप कांग्रेस के झूठ बोल रही हैं। सुन लीजिए ना, अब इस आदेश के ऊपर क्या करें? निरस्त करा दीजिए इस आदेश को, और क्या कर सकते हैं? अब मैं बोलूं एक मिनट त्रिपाठी साहब, 1000 बेड का अस्पताल 2.25 करोड़ के 2.25 करोड़ एक हिस्सा है उसका। सुन लीजिए ना, तो बाकी के हिस्से कहाँ गए? लिखे तो हुए इसके अंदर, कहाँ लिखे? मतलब मुझे कांग्रेस के ज्ञान की सुना रहा हूँ, ज्ञान की महिमा गान करना पड़ेगा। ये टेम्पररी एडजस्टमेंट का अस्पताल है, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट का अस्पताल है, इसमें बहुत हजारों करोड़ रुपया नहीं लगना था आपका बजट इसमें कम होना था, जिसको आप टाल नहीं सकते। जो बीना के क्षेत्र में लोग देख रहे हैं, अगर नहीं बनाए तो आपको वोट नहीं देंगे, याद रखिएगा। अस्पताल में अगर एक आप झूठ बोलते रहिए, एक कोई भी मशीन चलनी होगी 100 वाट की, तो आप समझ सकते हैं कितना किलोवाट लोड होगा, उसका क्या संस्थापना का खर्चा होगा, क्या 2.25 करोड़ चलेंगे? स्थायी में अंतर होता है। अगर स्थायी आप अस्पताल बनाओगे तो उसके अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों तक बजट नहीं पहुंच जाएगा आपका। अंतर होता है एक बेड के ऊपर अगर तैयारियों की और झूठ की पोल खुलती है, सारी चीजों से वेंटिलेटर से जनता की जान नहीं बचेगी। जनता की जान को बचाने के लिए जमीन पे काम करना होगा, धरातल पे काम करना होगा। काम कीजिए, हमारा सहयोग मिलेगा आपको, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे तो आपको रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता की जान को बचाना चाहती है और वो निरंतर प्रयासरत है। आपके बेकार आपके धोखे में नहीं है। बात हफीज साहब, एकाध ऐसा फोटो रख दीजिए जिसमें आपने लोगों को वैक्सीनेशन के मोटिवेशन का कैंप लगाया हो। ऐसे कई युवा कांग्रेस के कैंप हैं, अगर एनएसयूआई के कैंप में, युवा कांग्रेस के कैंप में, महिला कांग्रेस के कैंप में, आपने एक बात फिर झूठ बोल दी। अरे इतनी झूठ बोल के आप क्या करोगे? अरे पार्टी झूठ बोल रही है, कमलनाथ जी के पूरी पार्टी झूठ बोल रही है। कमलनाथ जी ने अपील करी, कमलनाथ जी के साथ साथ पूरी पार्टी ने, अरे विधायकों ने कैंप लगाया है। मैं नाम बताता हूँ, इंदौर के विधायक संजय शुक्ला ने कैंप लगाया, इंदौर के विधायक को बता देता हूँ आपको मैं। उसके अलावा टीकमगढ़ में नागी राजा ने कैंप लगाया, उसके अलावा देवास में सज्जन सिंह वर्मा ने कैंप लगाया, लोगों को बुलाया। अब मैं आपको क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? आपने तो आपके मंत्री का नाम तो रेमडेसिविर के उसके प्रतिनिधि का नाम चोरी में आ गया, उसके प्रतिनिधि का नाम देवास के अस्पताल के बिस्तरों की दलाली के अंदर आ गया। ये सारी चीजें जनता के सामने थी। अगर आपको लगता है शिकायत करिए, लोकायुक्त जाइए, बहुत सारी सर्विलेंस, ऐसे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, मैं तो नाम लेके जिले के सब बता रहा हूँ। विकास क्या हुआ? आपने लोकायुक्त में शिकायत की, हमारे विधायकों के काम शिकायत है आपकी। केवल शक फैलाने का काम है। आपने कभी ईओडब्ल्यू में शिकायत की, कभी भाई विकास जी हमारे सवाल को उत्तर तो दे दीजिए। हमारा सवाल आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं, नए ऑक्सीजन प्लांट हो चुके हैं, बाकी और क्या तैयारी है? क्या आपके पास, जैसा पिछली बार बहुत सारे मेडिसिन की कमी पड़ गई थी, इंजेक्शन की कमी पड़ गई थी, क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि अभी आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी बैठे हैं कि ये किस तरह का वेरिएंट आएगा, किस तेजी से फैलेगा, ये अभी नहीं मालूम। देखिए, मैंने आपको एक ही की लाइन कही, इसलिए ये अब्बासी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लग, मैंने एक ही की लाइन कही थी कि मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा जो मेडिकल प्रोटोकॉल बताया गया है उससे गाइड होते हुए सरकार ने मेडिकल ट्रीटमेंट के पूरे इंतजाम किए हैं। लेकिन अब डॉक्टर राकेश ही बता रहे हैं कि ये कोरोना का ये थर्ड वेव जो कि नए म्यूटेंट से आया है वो किस ढंग से रिएक्ट करता है, क्या उसके सिम्टम होंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा। अब कुछ अलग होगा तो फिर हम उस जो दिक्कत में पड़ेंगे उसका भी सामना करेंगे, लेकिन जो जितना ज्ञान है उस अनुरूप हमने संसाधन पूरे एकत्र किए हुए हैं। जितना आभासी ज्ञान है, मतलब आने वाले संकट का आभास, हम किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया, उसके भी इंतजाम किए हुए। अस्पतालों में बढ़े हुए बेडों की संख्या, हमें मालूम है कि लंग्स पे असर करता है, तो यकीनन ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा वो बढ़ाया गया है, वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज भी
हिदायत दी है कि जितने ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, चूंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी उनको चलाने की, लेकिन चला के देखा जाए, बार बार उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। नंबर तीसरी चीज आप देखेंगे कि और भी हमें जो टीकाकरण का वृहद फैलाव करना है, उसके ऊपर सरकार का खास जोर है। जी है आपके पास कितने % टीकाकरण हो चुका है? देखिए 100 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण तो हम 1 महीने पूर्व भी कर चुके हैं। नहीं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। लगभग 60% लोगों को डबल टीका लग चुका है जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा हर्ड इम्यूनिटी का स्तर आता है वो ये वैक्सीनेशन के साथ में पूरा हो जाएगा। हम तो लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग किन्हीं भी संकोच के कारण से टीकाकरण से परहेज रख रहे हैं या दूसरा टीका नहीं लगवा रहे हैं, वो कृपया करके तत्परता से आगे आए। ये हमारा एक रोकथाम का सबसे बड़ा तरीका है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे प्राप्त मेडिकल ज्ञान का आज की तारीख में हमारे पास में स्थायी नुस्खा है। दूसरी चीज में सोशल डिस्टेंसिंग जो गत दिनों हमारे व्यवहार में कमतर हो गई है, वो आपके मेरे सबके व्यवहार में आई होगी, उसे हमें पुनः स्थापित करना होगा। थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। जहां तक इलाज की बात है, मैं चौथी बार कह रहा हूं कि जो प्राप्त ज्ञान अनुसार संसाधनों की उपलब्धता हमारे अस्पतालों में होनी चाहिए, सरकार ने उसको फोकस करते हुए काम पूरा किया है। फिर भी कोई इमरजेंसी आएगी, अलग ढंग के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार उसके लिए भी एक व्यापक स्ट्रक्चर बना के रखे हुए है। डॉक्टर राकेश जी, चलते चलते इसमें क्या सावधानी बरतें, किस तरह से, और मेडिसिन क्या ले सकते हैं? थोड़ी बहुत अगर कुछ खराश आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें शुरू में खराश आएगी, और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हमारी जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इन टोटल अगर हम बात करें, जैसे सर बात कर रहे थे, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लेवल पे होगी यहाँ पर। पहली तो अवेयरनेस, दूसरी जनता को खुद निभानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, मास्क लगाना ही पड़ेगा। थर्ड लेवल पे आता है सरकार को सारी अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी ऑक्सीजन की, जो कर ही रही है सरकार जी। तो इन टोटल ये है कि भाई हमें सबको मिलकर इस इन्फेक्शन को मिटाना है, और जैसे जैसे रिसर्च आगे आएंगे वैसे वैसे ट्रीटमेंट पता चलेंगे। अभी मेरा ये कहना है कि अभी तो जैसे एमपी, इंडिया में भी बहुत कम केसेस आए हैं ये नए ओमिक्रॉन के। ये ओमिक्रॉन के जब आएंगे तो इसमें जैसा कि हमें पता चला अब तक कि सिम्टम्स कम है, तो डोंट वेट फॉर कि सीवियरिटी बढ़ जाए। आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिए, जरा सा भी लगता है। और इसमें यह भी है कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी आप ये निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, सीवियरिटी कम होगी, मोर्टिलिटी कम होगी, ब्ला 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 सब कुछ है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है। सारे के सारे प्रिवेंशन जो आपके बिहेवियर होना चाहिए कोविड के, जब तक हम नहीं कर रहे थे, जब हम ढिलाई बरत रहे थे, वो नहीं बरतना है। हमें ज्यादा सचेत रहना है और सरकार का साथ देना है, डॉक्टर्स की सहायता लेनी है और खुद को जागरूक रखना है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी आपका, अब्बास जी आपका और विकास जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने की। तो ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है, जो 7 गुना तेजी से फैलता है। देश में नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल हर कोई दहशत में है, तो वहीं देश के कई राज्यों में नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस कोरोना के खतरनाक वेरिएंट से आम जनता को कैसे बचा पाती है। इसी के साथ जनता आगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।